हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सोशियोलॉजी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दो अलग अलग टर्म है, इनको समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप यूपीएससी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएड एमएड के स्टूडेंट्स हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये टॉपिक तो सभी तरह के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के सिलेबस में पाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, इसकी रिक्वेस्ट होती है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में समझते हैं। सोशियोलॉजी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा। और एजुकेशन के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो है आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सोशियोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं। तो सोशियोलॉजी के जनक जो है वो अगस्त काम्टे माने जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की। तो ये टर्मिनोलॉजी जो सबसे पहले यूज करी थी वो जॉर्ज पेने ने यूज करी थी। तो एक तरह से ये इसके जनक माने जाते हैं, किसके? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, तो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? तो देखिए दो दो शब्द आ जाते हैं। पहला आता है सोशियोलॉजी और दूसरा आता है एजुकेशन। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं एजुकेशन शब्द जो है वो ई प्लस ड्यूको से बनता है। और उसके बाद जो सोशियोलॉजी है, कल मैंने बताया आपको, ये सोशियोस प्लस लोगोस से बनता है। तो ये दोनों को मिलाकर जब कॉम्बिनेशन बनता है तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बनता है। अब इन दोनों में क्या समानता है? बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। क्योंकि आप एजुकेशन किसको दोगे भाई? किसी ग्रुप को तो दोगे ना। और ग्रुप को दोगे यानी कि कोई सोसाइटी होगी, सोसाइटी वाला ग्रुप होगा जिसको आप एजुकेशन दोगे। और वो एजुकेशन जब उस ग्रुप को मिलेगा उसकी वजह से उस सोसाइटी का क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा। वो सोसाइटी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होती जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर भी है। दोनों इंटरकनेक्टेड भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है। मतलब निर्भर भी करते हैं और एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए भी हैं। कौन? सोशियोलॉजी और एजुकेशन। ठीक है, चलो फादर के बारे में तो मैंने बता दिया, जॉर्ज पेने इनको कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक में, जिसमें इन्होंने बात करी थी इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन एंड ग्रुप लाइफ एंड वाइस वर्सा, तो इस जो बुक है इसमें इन्होंने सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया था। किसका? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, इसके अलावा जॉर्ज पेनी के अलावा जॉन डीवी डेविस, उस समय के जो कहना चाहिए फिलोसोफर्स हैं, कंटेम्प्रेरी जो इनके टाइम के फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने सभी ने इसका समर्थन किया है एजुकेशनल सोशियोलॉजी का या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, और डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न विथ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। यहाँ पर एजुकेशन आना चाहिए, एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, एक ऐसी चीज को सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है जो आपस में रिलेशनशिप रखती हो। किसके बीच में? शिक्षा और समाज के बीच में। शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच में संबंध का वर्णन करता है। ये हैंसन की एक डेफिनेशन है। और भी कई सारी डेफिनेशन है। मैं ऐसा करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेफिनेशन दे दूंगी, आप वीडियो के नीचे जाकर देख सकते हैं, आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें भी मैं सारी ही जो नोट्स वगैरह होते हैं जो इसके रहते हैं उसकी मैं उसमें भी पीडीएफ डाल देती हूँ, ताकि आपको इजी हो, आप नोट्स बना सके। ठीक है, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब एग्जाम देंगे बीएड का, यूपीएससी का तो ठीक है, जो एग्जाम देंगे तो उनको ये जो भी नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ में आप अपने टर्म्स बनाकर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी के विषय में। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मैं एक ओवरव्यू टाइप का दे रही हूँ, जिसकी वजह से आप अपने नोट्स बना सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। दो टर्म्स बात होती हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र जिसको कहा जाता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, और आता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जिसमें आता है शिक्षा का समाजशास्त्र। इन दोनों में क्या अंतर है और क्या दोनों एक ही चीजें हैं? ये बहुत कंफ्यूजन वाली होती है, इसको हम समझ लेते हैं, अंतर समझेंगे हम दोनों में। चलिए तो अंतर समझ लेते हैं हम। दो जो टर्म्स हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र, इसको कहा जाता है शैक्षिक समाजशास्त्र, और ये हो जाता है शिक्षा का समाजशास्त्र। शिक्षा का समाज शास्त्र। अब देखो दोनों में जो बच्चे नए नए हैं उनको लग रहा होगा दोनों ही एक जैसी ही चीजें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है,
एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक समाजशास्त्र, और ये हो जाता है इसका शिक्षा का समाजशास्त्र। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है। जो शिक्षा शैक्षिक समाजशास्त्र है वो क्या है, एजुकेशनल प्रोसेस है, मतलब एक शिक्षा शास्त्री क्रिया है, और ये अनुभवजन्य होती है, विश्लेषणात्मक नहीं होती है, बल्कि संश्लेषणात्मक होती है। ठीक है, सिंथेसिस किया जाता है, इसमें चीजों को जोड़ा जाता है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके जोड़ा जाता है, सिंथेसिस किया जाता है इसमें। तो ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है ना। और जबकि ये क्या है, एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर ये बात है कि शिक्षा का समाजशास्त्र जो है वो समाजशास्त्री की क्रिया है, और ये एक ओरिएंटेशन है। शिक्षा समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्री हो सकता है, और ये प्रयोगात्मक तथा विश्लेषणात्मक हो सकता है। यहाँ पर ये बात की जाती है कि ये एक सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें शिक्षा का जिक्र भी किया जाएगा, शिक्षा किस तरीके से समाज को कनेक्ट करती है, या शिक्षा किस तरीके से समाज को प्रभावित करती है, समाज किस तरीके से शिक्षा को प्रभावित किया जाता है, क्या नए प्रयोग किए जा सकते हैं दोनों को एक दूसरे के साथ में इम्प्रूव करने के लिए, या एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। तो ये कुल मिला के समाजशास्त्री प्रोसेस है, और ये क्या है, ये पूरी तरह से एजुकेशनल प्रोसेस है ना। आप यहाँ पर एजुकेशन में सोशियोलॉजी को ढूंढेंगे, कि मतलब जब हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा किसी स्कूल में कॉलेज में दे रहे हैं, तो हमें कैसे सामाजिक वातावरण उसमें बना के रखकर अपनी शिक्षा को करना है, ये यहाँ पर उसका जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये एजुकेशनल प्रॉब्लम पर फोकस करती है, जितनी भी शैक्षिक समस्याएं होती हैं कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे अगर किसी सोसाइटी से आ रहे हैं तो उनको किस तरीके का एजुकेशन देना है, अगर उनकी अलग अलग कैटेगरीज से बच्चे आ रहे हैं तो किस तरीके से उनको मिला जुला कर एक साथ पढ़ाना है, इंक्लूसिवली एजुकेशन देना है किस तरीके से। तो यहाँ पर एजुकेशनल प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता है, समाज के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बात की जाती है, जो विद्यालय से संबंधित है ना, उस पर बात की जाती है। अब यहाँ पर विद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु समाज की ओर जाता है। यहाँ पर अगर स्कूल में कॉलेज में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये इससे इनकी सोसाइटी में जाकर इनकी समस्या को का समाधान करता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर सोसाइटी में किसी तरीके की लिटरेसी है, असाक्षरता है, तो वो समाज की प्रॉब्लम को सुधारने के लिए किस तरफ जाता है, इससे स्कूल की तरफ जाता है। यानी समझ रहे हैं आप, यहाँ पे स्कूल कॉलेज से किस तरफ जा रहे हैं, हम समाज में जा रहे हैं, और यहाँ सोसाइटी से किस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। मतलब अगर हमें स्कूल कॉलेज में किसी तरीके की सोशल प्रॉब्लम आ रही है तो हम समाज में जाकर उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सोसाइटी में किसी तरीके की एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो हम स्कूल में जाकर उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। ये है एक बिहेवियरल फॉर्म है सोसाइटी का या सोशियोलॉजी का, जो मतलब व्यवहारिक पक्ष माना जाता है सोशियोलॉजी का। और ये क्या है, ये एक तरीके से परंपरागत जो तरीके होते हैं, परंपरागत जो शुद्ध रूप से परंपरागत समाजशास्त्र है उसकी बात करता है। परंपरागत रूप से व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता है, ये समाजशास्त्र का पूरा ट्रेडिशनल रूप होता है यहाँ पर। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर एजुकेशन से में आने वाली किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए संश्लेषणात्मक ढंग से शिक्षा की तरफ जाया जाता है, मतलब सोसाइटी की तरफ जाया जाता है। और यहाँ पर सोसाइटी में एजुकेशन किस तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकता है इस पर विचार किया जाता है। तो दोनों ही मिलते जुलते टर्म्स हैं, लेकिन दोनों अपने आप में अलग अलग टर्म होते हैं, दोनों अलग अलग, उनकी महत्व अलग अलग होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, है ना। स्कोप की बात करेंगे कि कौन कौन से स्कोप हैं जिस पर हमारी जो सोशियोलॉजी है ये क्या करती है, निर्भर करती है। तो हम पढ़ लेते हैं स्कोप के बारे में। एजुकेशनल तो सोशियोलॉजी के स्कोप कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे स्कोप है, कहाँ कहाँ ये वर्क करती है। ठीक है, तो देखिए एजुकेशनल सोशियोलॉजी है या फिर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये इंटरकनेक्टेड है सोशियोलॉजी और किससे, एजुकेशन से। एजुकेशन से इम्प्रूव करते हैं हम सोसाइटी को, और सोसाइटी से इम्प्रूव करते हैं हम एजुकेशन को। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा काम चलता है यहाँ पर। तो
हाउ सोसाइटी वर्क एंड हाउ एजुकेशन कैन इन्फ्लुएंस सोसाइटी। यहाँ पर ये बात है कि सोसाइटी किस तरीके के से वर्क करती है एंड एजुकेशन से हम किस तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब समाज के विकास के लिए हम शिक्षा का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक स्कोप हो सकता है इसका कि किस तरीके से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन वर्क करता है। नेक्स्ट है सॉल्विंग सोशल इश्यूज थ्रू एजुकेशन। अब समाज के हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे देश में, तो समाज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारा देश बहुत सारी भाषा बोलियों वाला देश है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जातियां, प्रजातियां, अनुसूचित जनजातियां, कई सारे धर्म, इस तरीके से हमारा देश बटा हुआ है अलग अलग धर्म जातियों में। तो हमारे देश के सोशल इश्यूज भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, और उनको सभी को दूर करने का एकमात्र साधन होता है कि एजुकेशन के देकर, शिक्षित कर कर ही उन समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्कोप आ जाता है इसका एजुकेशन फॉर सोशल इनजस्टिस। अब मान लेते हैं समाज में किसी तरीके का कोई इनजस्टिस हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे धीरे धीरे आजकल का समाज तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों में हम अभी भी स्टीरियोटाइप है, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी कुरीतियां हैं। जैसे कि अगर बच्चे देखा जाए तो आप अगर ये है कि कोई परिवार की आर्थिक हालत जो है वो लोअर मिडिल क्लास की है और उनके यहाँ पर 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है, तो प्रेफरेंस दिया जाता है कि लड़के को बहुत अच्छी एजुकेशन मिले क्योंकि उसको आगे जाकर इस घर का, परिवार का खर्च चलाना है। लड़की को थोड़ा सा मीडियोकर एजुकेशन भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। तो इस तरीके की जो इनजस्टिस वाली प्रॉब्लम है और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसमें हम जानते हैं कि समाज से रिलेटेड है, जिनको दूर करने का काम सिर्फ किससे किया जा सकता है, उन्हें शिक्षित करके ही किया जा सकता है। उनके दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति है उसको इम्प्रूव करके ही किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी अबाउट फैमिली, स्कूल, नेबर्स एंड सोशलाइजेशन। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। फैमिलीज, अब फैमिलीज है क्योंकि समाज बना है, फैमिली से मिलकर बना है। बहुत सारी, अभी मेरी एक ग्रुप जो है हमारा, एक जैसे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, इस तरीके का एक ग्रुप है जिसमें चर्चा हो रही थी। एक अननेसेसरी किसी इशू पर इतनी ज्यादा बहस हो गई उसमें कि ग्रुप को ही खत्म करना पड़ा, ग्रुप को ही बंद करना पड़ा इस तरीके से। और कोई इश्यूज नहीं थे, ये जो हमारे सोसाइटी के इश्यूज हैं, किसी कोई अपने आप को सामाजिक रूप से ऊंचा दर्जा का मानता है, कोई सामाजिक रूप से निम्न दर्जे का मानता है, तो दोनों में ही झगड़े हो जाते हैं, झगड़े लड़ाइयां हो जाती हैं। ये पढ़े लिखे लोगों में भी इस तरीके से घटनाएं घटी जाती हैं, आज भी घट रही हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से आपको समाज में रहना चाहिए, इसका एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि सिर्फ पढ़ा लिखा साक्षर होने से संबंधित नहीं है। आपको सोसाइटी में किस तरीके से रहना है उसकी एजुकेशन देना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक स्कोप है, यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की जाती है और इस पर कैसे काम किया जा सकता है कि हम फैमिलीज को इम्प्रूव करें, उनके नेबर्स को, उनके आपस में जो सहपाठी रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करें, और कैसे उनमें सोशलाइजेशन की भावना को, समाजीकरण की भावना को इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेशनल इंटीग्रेशन। अब नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सामाजिक राष्ट्रीय एकीकरण। मतलब भारत में कन्याकुमारी से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ हम आसाम से लेकर चले जाएं अटक से कटक तक की बात की जाती है। तो मतलब भारत की जो पृष्ठभूमि है इसमें बहुत सारे भाषा, बोली, सामाजिक संरचना, सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग रहते हैं। अन्य कई तरीके के धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी ये बात है कि हमारा जो भारत है वो एक गणराज्य है, अखंड गणराज्य है। मतलब यहाँ पर हम सभी लोगों को एक समान दर्जा प्राप्त करने की बात करते हैं, और अगर किसी भी तरह से उनमें इस तरीके की भावना आ जाती है या किसी के द्वारा डाली जाती है कि कोई किसी से नीचे है और कोई किसी से ऊपर है, तो ये भावनाओं को पूरे तरीके से नकारने का काम सिर्फ एजुकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है ना। तो नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना भी बहुत बड़ा उद्देश्य है किसका? शिक्षा के, समाजशास्त्र का। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल इन्फ्लुएंस एजुकेशन। कल्चर, हाउ कल्चर इन्फ्लुएंस एजुकेशन एंड हाउ एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड इन कल्चर। मतलब
हमारी जो संस्कृति है वो किस तरीके से एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है, और हमारा एजुकेशन जो है वो किस तरीके से संस्कृति को इन्फ्लुएंस करता है, दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि संस्कृति जो है हमारी, या सामाजिक संरचना है, हमारा जो कल्चरल बातें हैं हमारी, हमारे देश की, वो हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है। लेकिन कई सारी कुरीतियां भी हैं जो उनमें समाज को दूषित करती हैं। उसको किस तरह से आप एजुकेशन के थ्रू दूर कर सकते हैं। लेकिन कल्चर के थ्रू एजुकेशन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे भी हमारे सांस्कृतिक जो इवेंट्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी नवरात्रि का उत्सव गया है, हमारा गणपति का उत्सव गया है, कई सारे और इवेंट्स होते हैं जिसमें हम समाज को एक साथ लेकर आते हैं। इन इवेंट्स के जरिए ही हम समाज को एक साथ लेकर आते हैं, और उसमें समाज को सुधारने हेतु हम किसी तरीके की कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाती है टू सोसाइटी चेंज। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर सोसाइटी को चेंज करना है, अब अगर आप किसी रूरल एरिया में जाते हैं उधर की सोसाइटी में, और अगर किसी अर्बन एरिया में जाते हैं उधर की सोसाइटी में, और आप एक बहुत हाई जो पॉज एरिया है उसमें जाते हैं, तीनों ही सोसाइटी में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, तो सोसाइटी में कितना खुलापन होना चाहिए, कितना बैकवर्ड जो थिंकिंग है उसको कम होना चाहिए, तो किस तरीके से इसको बदला जा सकता है, उसका काम किसके द्वारा किया जा सकता है, एजुकेशन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटर ब्रदरहुड। हम किस तरीके से अच्छे भाईचारे पर काम कर सकते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, किसी भी तरीके का दो लोगों में डिफरेंस ना रहे, किसी भी कारण से ना रहे, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन, इस पर भी काम किया जाता है शिक्षा के समाजशास्त्र में। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि आप समाज को समझने की कोशिश कीजिए, जो सोसाइटी है उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो ये भी थ्रू एजुकेशन ही किया जा सकता है। और उसके बाद में बेटर डिजाइन पेडागोजी एंड मेथड्स। अब देखिए, अगर हमें शिक्षा के द्वारा सोसाइटी में चेंज लेकर आने हैं, हमें शिक्षा के द्वारा जो सामाजिक इश्यूज हैं उनमें बदलाव लेकर आना है, तो उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा को उस तरीके से डिजाइन किया जाए। अगर केवल शिक्षा का यही प्रारूप रहे कि हम स्टूडेंट्स को क्लास में बैठाएं, एक जो हमारा दिया हुआ सिलेबस है हम उसे पढ़ाएं, और सिलेबस खत्म हो उनका एग्जाम लें, कॉपी बंद करें, नंबर दें, मार्कशीट की शीट पहुंचा दें उनके घरों में, ये हमारा काम हो जाए तो एजुकेशन हमने दे दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। आपको इस तरीके से बच्चों को शिक्षित करना है, इस तरीके से अपनी पेडागोजी यानी कि शिक्षा का जो तरीका है उसका निर्माण करना है, शिक्षण विधियों का निर्माण करना है, ताकि आप उनमें सामाजिक जागरूकता का निर्माण कर सके, उनके अंदर समाज को किस तरीके से इम्प्रूव करनी है इसकी भावना को जागृत कर सके। तो उस तरीके का पेडागोजी बनाना बहुत जरूरी है, उस तरीके का मेथड्स बनाना बहुत जरूरी है ना। तभी आपका ये सारे जो हमारे उद्देश्य हैं ये सब फुलफिल हो सकते हैं थ्रू एजुकेशन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको हमें बनाने के लिए समाज शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं उसकी सहायता लेते हुए उसमें हमें पेडागोजी का निर्माण करना होगा। तो ये थे कुछ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बीएड के लिए नोट्स बनाने हैं उनको तो बहुत ज्यादा मैटर मिल गया है जिस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनकी ये चीज आपको समझ में, जैसे ही अब कल जो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली क्लासेस में उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि अगर शिक्षा और शिक्षा समाजशास्त्र के बीच में इंटररिलेशन के बीच के तहत जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न किस तरह से आते हैं उसके बारे में आप समझ सकें, तो हम कल उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।